नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज एट 10 में। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में दिखा है बीजेपी बंद का असर। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। रेल और सड़क यातायात प्रभावित। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गृह और स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आज। राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई आज। पीएमएलए के तहत ईडी की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की शक्तियों पर उठाए गए हैं सवाल। गुजरात के सभी जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। पिछले 48 घंटों से हो रही है बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। प्रधानमंत्री जन धन योजना के गौरवशाली 10 वर्ष पूरा होने पर पीएम मोदी ने दी लाभार्थियों को शुभकामनाएं। कहा, जन धन योजना से गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने और सम्मान के साथ जीवन जीने का मिला अवसर। और पेरिस में पैरालंपिक खेलों का आज होगा आगाज। भारत ने भेजा अब तक का सबसे बड़ा दल। 12 खेलों में भारत के 84 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। और आइए न्यूज 10 में सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बंद का असर लगातार नजर आ रहा है। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी जारी है। बंद के दौरान अलीपुरद्वार में प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वहीं बंद का असर को देखते हुए लगातार आपको बता दें पुलिस को भी तैनात किया गया है और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कल नाबना अभियान के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करने के बाद राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए भाजपा ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। तो फिलहाल इस बंद का जो असर है वो लगातार नजर आ रहा है। कोलकाता, हावड़ा, सिलीगुड़ी या जो दूसरे इलाके हैं उनकी भी अगर बात की जाए, फिलहाल इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बंगाल बंद का जो असर है वो नजर आ रहा है। लोग जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। जगह जगह आपको बता दें जो ट्रेन हैं उनके रोकने की भी खबरें सामने आई हैं। यानी जो बंद के असर की वजह से एक तरीके से यातायात जो है वो प्रभावित होता नजर आ रहा है। और खासतौर से हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए क्योंकि सुबह से ही हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो बंद का असर नज़र आ रहा है, क्या स्थितियां फिलहाल नज़र आ रही है? क्योंकि अब समय थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है, हालांकि सरकार का दबाव भी है, लेकिन बावजूद इसके इस बंद का व्यापक असर अभी तक नजर आया है। हाँ, देखिए मुकुल, 2 तरह की बंद पिछले 15 साल में ये पहला बंद है। उसके पहले जब ममता बनर्जी ऑपोजिशन में हुआ करती थी, साल में 2-3 बार बंद करना ये उनका कुंडली में था। लेकिन बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की उस बंद के दौरान जिस तरह से गुंडागर्दी किया जाता था, जी भाजपा की इस बंद में फर्क और अंतर इसी बात के लिए है कि कल ही सुकांत मजूमदार जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बता दिया कि हम लोगों से विनती करेंगे, हम पीड़िता के लिए न्याय मांग रहे हैं। हम इस तरह से पूरे समाज को हम देख रहे हैं कि एक तरफ पीड़िता के लिए लोग हैं, पीड़िता की परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पीड़िता के साथ इस तरह की बर्बरता की है, वो लोग हैं। अब आप सोच लीजिए कि आप किसके साथ है, आप न्याय के साथ है या बर्बरता के साथ है। तो इसीलिए धीरे धीरे लोगों की मन में यहाँ पे पूरे प्रदेश से किसी जगह से गुंडागर्दी का कोई खबर नहीं है, और धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आया
कि इस बंद में हमें शामिल होना जरूरी है। जिनका बहुत ही जरूरी काम है वो अलग बात है। तृणमूल कांग्रेस के दबाव के कारण प्राइवेट बस ऑपरेटर बस निकाल रहे हैं, लेकिन एक दो ट्रिप के बाद उसे बंद कर रहा है क्योंकि पैसेंजर नहीं हो रहा है। और पैसेंजर नहीं होने का मतलब है उनका नुकसान है। और वो जो योलो टैक्सी कोलकाता की एक शान माना जाता है, योलो टैक्सी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब यह है कि तृणमूल कांग्रेस की जो दबाव है, वो दबाव के बावजूद भी लोग शामिल हो रहे हैं बंद के ऊपर। और सिर्फ उस पीड़िता के साथ जो बर्बरता हुई है उनको न्याय दिलाने के लिए लोग ये बंद में शामिल हो रहा है। मुकुल, बिल्कुल, और खासतौर से इस बंद में जन भागीदारी की जहां तक बात की जाए प्रसेनजीत, क्योंकि जैसा आपने कहा कि यहाँ ये जो बंद है इसमें विनती की गई है लोगों से और लोग खुद से ही स्वेच्छा से इस बंद में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले की अगर बात की जाए तो हम देखते थे किस तरीके से गुंडई होती थी, दुकानों को बंद करा दिया जाता था, ज़बरदस्ती की जाती थी, टीएमसी जब पक्ष में थी। लेकिन आज के समय में स्थिति जो है बदली हुई है। अब लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और सरकार इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए ऐसा भी घटना, ऐसा भी इतिहास कोलकाता में है जहां पे बाहर से ईंटा फेंकने के कारण चलती हुई बस में किसी पैसेंजर का मौत हो गया है, किसी ड्राइवर इंजर्ड हो गया है। इस तरह की खतरनाक और भयंकर बंद तृणमूल जब अपोजिशन में थी तो लोग देखने का आदी हुआ करते थे और लोग ने बाद में डर के मारे बंद के दिन बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, लोगों ने अपने स्वेच्छा श्रम जैसे देते हैं वैसे ही स्वेच्छा बंद देने की सोच लिए हैं कि हम स्वेच्छा से अपनी इच्छा से इस बंद में शामिल होंगे क्योंकि इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं है। हमारी बेटी है, उस बेटी को न्याय दिलाना जरूरी है। और ममता सरकार और पुलिस इन दोनों ने इस बेटी के साथ जो बर्बरता हुई है उस बर्बरता को छिपाने की कोशिश पिछले 9 तारीख से आज 28 तारीख तक लगातार करते आए हुए। और फिर से कल जब नवान्न अभियान का ऐलान हुआ और जिस तरह से किलाबंदी किया गया था पूरे कोलकाता का, वो भी लोगों ने देखा कि कभी भी इस तरह से किलाबंदी नहीं हुआ है। और पुलिस और ममता के ऊपर लोगों की आक्रोश इसी के कारण है कि हम न्याय मांगने के लिए नवान्न जाना चाहते थे और आप हमारी आवाज को दबाने के लिए पूरे कोलकाता को एक किला बना दिए थे। इसीलिए लोग शामिल हो रहे हैं इस बंद में। मुकुल, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर प्रसेनजीत देखा जाए तो जो राज्य सरकार की भूमिका है क्या वो यहाँ ज़्यादा नजर आ रही है, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा जिसको लेकर जन भागीदारी देखने को मिल रही है, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं प्रदेश की सरकार से, और प्रदेश की सरकार है कि उसका राजनीतिकरण करने में लग रही है, पूरे मुद्दे को यहाँ भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। हाँ देखिए, ममता की पूरे जिंदगी में राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं। उनको लोगों की आक्रोश, जनता की जो भावना है, ये समझने का थ्योरी उनको मालूम नहीं है। उनकी A+B² फॉर्मूला में यही है कि सबको राजनीति में बांट दो। जिस तरह से उन्होंने 2011 की पहले राजनीति करती थी, 2011 की पहले राजनीति करती है, तो आज जिस तरह से जनता जागरूक हो गए हैं, ये जनता जागरूक होने की जो सिलेबस है, ये सिलेबस ममता बनर्जी की जो कुछ पढ़ाई है उस पढ़ाई में नहीं है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है और इसी के कारण ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है, ना कि ममता बनर्जी का जो पुलिस फोर्स है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सारे जनता की, जागरूक जनता को किस तरह से कलंकित किया जाए। पूरे कोशिश ये है कि जागरूक जनता को राजनीति का रंग लगा के कलंकित किया जाए। मुकुल जी प्रसेनजीत, लेकिन इस पूरे मामले के बाद से अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं बंगाल जिसकी एक अलग ही छवि अभी तक सबके जहन में आती थी, इस मामले के बाद से कहीं ना कहीं वो छवि जो है उसको भी नुकसान हुआ और वो भी कहीं ना कहीं कलंकित होती नजर आई है। हाँ देखिए, पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी हम जैसे पत्रकारों के ऊपर और हम जैसे चैनलों के ऊपर डाल दिया है। ममता का कहना है कि हम लोग बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। मतलब जो आरजीकर में हो गया है 8 और 9 तारीख रात को, जो आरजीकर में हो गया है 14 और 15 तारीख की रात को, तो मतलब हम जैसे पत्रकार चुप रहे, इसका जो रिपोर्टिंग होना चाहिए रिपोर्टिंग ना करे, और अगर रिपोर्टिंग भी करे तो बताए
कि 8 और 9 तारीख को उस बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। 14 और 15 तारीख का जो गुंडागर्दी है वो बहुत अच्छा हुआ है जी। हमें ये कहना चाहिए, ममता का चाहत ये है, हम लोग बदनाम कर रहे हैं, इसीलिए मीडिया के ऊपर भी दबाव डालने का और ये कहने का कि जो लोग बंगाल को बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ हमारी मोर्चा है। बदनाम कौन कर रहा है? आपकी शासन और प्रशासन में जो कुछ यानी हो कहीं रहा ना है, कहीं उसका सच जो है वो रिपोर्टिंग सामने कर ना रहे आ हैं पाए, इसके लिए लगातार दबाव की स्थिति और प्रयास जो है किए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोलकाता से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं वो बनी हुई हैं, बंगाल में जो बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है। वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव की आज से अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक भी होगी। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल होंगे। बैठक में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में अल्पकालिक उपायों पर चर्चा भी की जाएगी। इससे पहले कल डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में व्यक्ति और विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए अपनी वेबसाइट पर एनटीएफ के लिए सुझाव शीर्षक के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है, जिस पर सुझाव मिलने शुरू हो गए हैं। प्राप्त सुझावों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नेशनल टास्क फोर्स को विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा। एनटीएफ सदस्यों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव विभिन्न प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करेंगे। वहीं काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से जो टास्क फोर्स के पास पूरे जो विचार विमर्श है उनको भेजा जाएगा। सुझाव जो हैं वो इस राष्ट्रीय पोर्टल पर आने शुरू हो गए हैं, जिसको कहीं ना कहीं आगे भेजा जाएगा। जो टास्क फोर्स है उसके पास भेजा जाएगा और फिर जो पूरी टीम है, तमाम सदस्य हैं, इस पर विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद किस तरह के जो निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। दरअसल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले कुल 279 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन वापस लेने का समय 30 अगस्त तक का है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड की अगर खास तौर से बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों के अस्तित्व की समस्या को लेकर केवल भारतीय जनता पार्टी ही गंभीर है, अन्य दल केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि पार्टी में कोई ऐसा फोरम या मंच नहीं था जहां वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाते, तथा पार्टी के सीनियर नेता स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज बाबा तिलका मांझी और सिदो कान्हू की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा जमीनों पर कब्जे किए जाने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जिन वीरों ने जल, जंगल व जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों की जमीनों पर ये घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। इनकी वजह से फूलो झानो जैसी वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानने वाली हमारी माताओं, बहनों व बेटियों की अस्मत खतरे में है। इससे पहले चंपई सोरेन ने एक पत्र के जरिए देश व जनता के सामने अपनी बात रखी थी। और आज सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई होगी। कई याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय के जुलाई 2022 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है, जिसने ईडी को पीएमएलए के तहत व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और समन भेजने तथा निजी संपत्ति पर छापेमारी करने की असीमित शक्तियां दी हैं। 2022 के पीएमएलए फैसले ने 2002 के अधिनियम के तहत ईडी को दी गई व्यापक शक्तियों की पुष्टि की थी। 2002 के अधिनियम के तहत ईडी को व्यक्तियों को बुलाने, गिरफ्तारियां करने, छापे मारने और संदिग्धों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला था। न्यायालय ने इन शक्तियों को ये कहते हुए उचित ठहराया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास देश की संपत्ति को अपराधियों से बचाने के लिए प्रभावी उपकरण होने चाहिए। और वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को कुशासन के लिए अध्ययन का विषय बताया।
अंग्रेजी के अखबार में वीके सक्सेना द्वारा एक लेख में कहा गया है कि दिल्ली सरकार में मंत्रालयों के बीच सामंजस्यों की कमी है और एक दूसरे के प्रति शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और नागरिकों को बंधक बना लिया गया है। ये आत्मनिरीक्षण और सुधार का सही समय है। उपराज्यपाल ने लिखा है कि टोक्यो के बाद दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है। इस मानसून में हुए जलभराव से नेताओं को सबक लेने की जरूरत है। दिल्ली में दुनिया की तीसरी सबसे खराब वायु गुणवत्ता है। दिल्ली की स्थिति खराब होने के कारण आसपास के शहरों गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को फायदा मिला है। कॉरपोरेट क्षेत्र महंगी रियल एस्टेट के बावजूद भी इन शहरों में अपने कार्यालय स्थापित करना पसंद करते हैं। उन्होंने लिखा कि शहर में जलापूर्ति के स्रोत यमुना नदी एक खुली सीवर बन चुकी है। चुनी हुई सरकार जिम्मेदारी से बचती हुई बहाना ढूंढती रहती है। यदि पानी की आपूर्ति कम होती है तो इसके लिए हरियाणा को दोषी ठहराया जाता है। बाढ़ के लिए पहाड़ और खराब वायु गुणवत्ता के लिए हरियाणा को दोषी बताया जाता है। अगर कोई और बहाना दिमाग में नहीं आता तो खराब अफसरों की पोस्टिंग का दोष उपराज्यपाल पर मढ़ दिया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली को भारतीय संविधान में एक विशेष दर्जा प्राप्त है। निर्वाचित सरकार और केंद्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले उपराज्यपाल की राजनीतिक आकांक्षाओं के बीच हमेशा कुछ हद तक तनाव रहा है। विकास के हित में एक स्वस्थ सहमति से मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच संबंधों को परिभाषित किया है। दिल्ली में कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक समझौता टूट गया है। उपराज्यपाल ने लिखा है कि शासन तेजी से निम्न स्तर पर गिर रहा है क्योंकि मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त रहते हैं, जबकि असली आम आदमी चुप्पी साधे रहता है और समस्याओं से जूझ रहा है। और आइए बात करते हैं मौसम को लेकर। दरअसल मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान के साथ ही अगले 48 घंटे के लिए राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य और दक्षिणी गुजरात के जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद, वडोदरा समेत कई जिलों के लिए अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी है। राज्य में राहत और बचाव अभियान जारी हैं। निचले इलाकों में रहने वाले 23,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 16,000 से अधिक लोगों को बचाया गया है। इस बीच 24 घंटों के दौरान गुजरात में बड़े पैमाने पर बारिश लगातार दर्ज की गई है। मोरबी समेत राज्य के ज्यादातर डैम में पानी का स्तर काफी बढ़ चुका है। मोरबी में 10 जलाशयों में पानी ऊपर तक भर गया है। मच्छू डैम में 2.5 लाख क्यूसेक पानी की आवक होने के कारण बांध के 38 में से 30 गेटों को खोल दिया गया है। वहीं मोरबी कच्छ नेशनल हाईवे पर पानी भरने से यातायात भी बाधित हुआ है। फिलहाल आवागमन बंद है। बाढ़ की वजह से मोरबी मालिया के नमक उद्योग, खेती और रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा के मद्देनजर शाला और जाहिर में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने बचाव और आपदा प्रबंधन के लिए सेना बुलाई है। सैनिकों की टुकड़ियां देवभूमि, द्वारका, आणंद, वडोदरा, खेड़ा, मोरबी और राजकोट में जिलों में तैनात की गई हैं। बचाव कार्यों के लिए राज्य भर में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की 14 टीमें और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं सरदार सरोवर नर्मदा बांध में पानी का स्तर भंडारण क्षमता के 87% तक पहुंच गया है। तो लगातार बारिश की वजह से हालात यहां बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस तमाम स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नज़र बनाए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बातचीत कर यहाँ का हाल जाना कि किस तरह की स्थितियाँ हैं और किस तरीके से जो तमाम एजेंसियाँ हैं वो लगातार काम कर रही हैं। आपको बता दें यहाँ पर खासतौर से पीएम का गुजरात को मदद का आश्वासन जो है वो भी नज़र आया है। पीएम मोदी ने गुजरात को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर इस बात की उन्होंने चर्चा भी की। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बंद के दौरान भाटपारा में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टीएमसी के कथित गुंडों ने भाजपा कार्यकर्ता पर फायरिंग की है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बंगाल बंद के दौरान भाटपारा में बीजेपी कार्यकर्ता पर फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के कथित गुंडों ने भाजपा कार्यकर्ता पर फायरिंग की है।
बीजेपी की तरफ से बंगाल बंद आज किया गया था और उसके बाद जो अभी खबर आ रही है कि टीएमसी के कथित गुंडों ने भाजपा कार्यकर्ता पर ये फायरिंग की है। हालांकि घायल कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन बंगाल बंद के दौरान आप अंदाजा लगा सकते हैं भाटपारा में जहां पे ये फायरिंग का पूरा मामला सामने आया है और जिसमें एक जो बीजेपी कार्यकर्ता है उस पर हमला हुआ है। फिलहाल हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी वैसी ही स्थिति सामने आई और इस वक्त यही बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा कार्यकर्ता पर फायरिंग हुई है। मुकुल, ये काफी भयंकर घटना है। जो खबर हमारे तक पहुंची है उसको वो अगर सही है तो 6 राउंड गोली चलाया गया। 6 राउंड गोली चलाया गया, ये काफी खतरनाक है। एक राउंड भी खतरनाक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि 6 राउंड गोली चलाया गया। और ये जो जगह है ये जो अर्जुन सिंह बीजेपी नेता है उनका इलाका है। और ये भाटपारा बोल के जो जगह है वहाँ का इलाका है। ये बैरकपुर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर। तो यहाँ पे किसी उसको उनका नाम मैं ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मिस्टर पांडे जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उनके ऊपर ये गोली चलाया गया। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और स्थिति काफी नाजुक है। लेकिन उनका स्थिति जैसे नाजुक है, इस घटना के बाद, इस खबर चारों तरफ फैलने के बाद बाकी जगह पे भी लोगों के मन में एक आशंका दिखाई दे रहा है कि इस तरह की घटना अगर घटने लगे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया गया था कि बंद का विरोध किया जाएगा, लेकिन उसका मतलब गोली चल जाएगा ये किसी ने सोच ही नहीं पाया। मुकुल, बिल्कुल प्रसन्न जी, 6 राउंड की फायरिंग हुई है। क्या उसके बाद जो आरोपी है उसके बारे में अभी तक कोई और जानकारी, क्या किसी तरह की गिरफ्तारी पुलिस ने की है? कुछ नहीं हुआ है अभी तक तुरंत की घटना है। जो कुछ भी हमें पता चला है कि कोई आरोपी के बारे में पता नहीं है। आरोपी को गिरफ्तार करने की बात को दूर किया है। अर्जुन सिंह जो स्थानीय बीजेपी नेता है वो रास्ते पर उतरे और स्थिति को अपने हिसाब से काबू करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। और जो आहत है उनका चिकित्सा भी करने की कोशिश में है, जैसे ठीक तरह से हो इस तरह से इसका और बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन स्थिति काफी गंभीर है पूरे बंगाल की और इस व्यक्ति की जिनके ऊपर इस तरह से गोली चलाया गया। मुकुल, बिल्कुल प्रसन्न जी, तो कहीं ना कहीं टीएमसी की जो गुंडाई है वो अभी भी जारी है, अराजकता फैलाने की कोशिश। और इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं जो घायल कार्यकर्ता है उसको अस्पताल लेके जाया गया है। इस दौरान की ये तस्वीर, और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 6 राउंड फायरिंग जो है वो यहाँ की गई है। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ता जो कि घायल हुए हैं और जो पुलिस कर्मी है वो मौजूद, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी जो है वो नहीं की गई है और आरोपी को पकड़ा भी नहीं गया है। भाजपा कार्यकर्ता पर 6 राउंड फायरिंग की जाती है बंगाल बंद के दौरान और उसके बाद स्थिति आप देख सकते हैं। हालांकि जो घायल कार्यकर्ता है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। कल पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया था कि भाटपारा जगदल में कोई भी बीजेपी का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है। आज उसी का प्लानिंग था और वो प्लानिंग में प्रियंका पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी और बहुत भगवान के आशीर्वाद से वो बच गया है, नहीं तो उसको बचने का कोई जगह नहीं था। आज स्थिति ये है कि जो लोग बम और गोली चलाए हैं वो एसीपी के ऑफिस के पास जुआ और हीरोइन बेचते हैं, जुआ चलाते हैं और हीरोइन बेचते हैं और एसीपी के निगरानी में ये सारा घटना घटा है। सर सब जगह में बैरकपुर को देख रहे हैं, टीएमसी के सब बैठे हुए हैं, जो जहाँ रेल अवरोध हो रहा है या बीजेपी अवरोध कर रहे हैं उन लोगों को हटा दे रहा है, मार रहा है। बीजेपी नेता को सुबह को बैरकपुर में उसको भी अटक किया गया है। देखिए, तृणमूल के पास अब कुछ रह नहीं गया, पैर के तले की जमीन तो खिसक चुकी है, अब पुलिस और गुंडा रह गया है और ये पुलिस और गुंडा के बल पर इनकी सरकार चल रही है। तो जितना दिन तक ये रहेंगे उत्पात तो करेंगे। आप लोग अभी प्रोटेस्ट करेंगे इसका? प्रोटेस्ट तो पहले लोग जिसको लगे उसको जान तो बचाएं, फिर उसके बाद तो प्रोटेस्ट। देखिए, ये खाली प्रोटेस्ट करके यहाँ कुछ होने वाला नहीं। ये बैरकपुर है, यहाँ रिएक्शन नहीं कीजिएगा तो कोई प्रोटेस्ट से फायदा नहीं। और रिएक्शन का रूप क्या होगा ये बाद में ठीक करते हैं। कितना घायल है? 2 आदमी को चोट लगा है, एक आदमी
स्थिति बहुत गंभीर है। एक आदमी हो सकता है बच जाए, लेकिन एक आदमी के बचने की संभावना कम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां भाटपारा में जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके ऊपर गोली चलाई जाती है और जिस तरीके से इस बयान में भी हमने सुना कि सीधे तौर पर हत्या का प्रयास ये किया गया था। जो पुलिस की तरफ से उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी यहाँ आरोप लगाए और साथ ही साथ राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर भी कि किस तरीके से जो मिली भगत है वो यहाँ देखने को मिल रही है। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और उसके साथ साथ आज बंगाल बंद का आह्वान किया गया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। और इसी दौरान जो भाजपा कार्यकर्ता है उसको निशाना बनाया गया। 6 राउंड करीब जो फायरिंग है वो हुई। भाजपा कार्यकर्ता हैं प्रियांशु पांडे, जिन पर 6 राउंड फायरिंग की गई। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसके साथ साथ एक अन्य शख्स भी इस दौरान घायल बताया जा रहा है। और आरोप है कि टीएमसी के कथित गुंडे जो हैं उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता पर ये फायरिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के भाटपारा से, जहां बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया गया है, निशाना बनाया गया प्रियांशु पांडे को। 6 राउंड फायरिंग जो है वो की गई, जिसके बाद घायल हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीएमसी पर इस पूरे हमले का आरोप लगाया जा रहा है और हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए जिस तरीके से बताया गया है कि 2 शख्स जो हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल प्रियांशु पांडे की स्थिति की अगर बात की जाए, क्या उनके बारे में और ताज़ा जानकारी मिल पा रही है? प्रसन्नजीत जी, हाँ, क्या पूछ रहे हैं? प्रसन्नजीत, जानना चाहेंगे जो प्रियांशु पांडे हैं जिन पर 6 राउंड फायरिंग की गई, क्या उनकी अभी स्थिति बनी हुई है? अस्पताल उनको लेकर जाया गया था? काफी नाजुक स्थिति है, काफी नाजुक स्थिति है और उनको अस्पताल में उनका जो कुछ भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है वो कराया जा रहा है, लेकिन स्थिति नाजुक है। और यहाँ पे थोड़ी देर में, मैं जहाँ पे हूँ थोड़ी देर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पहुंचने वाले हैं, जो एमओएस भी है केंद्रीय सरकार की, तो पहुंचने वाले हैं। हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर प्रतिक्रिया दे, लेकिन मेरे ख्याल से आप अभी तक जो प्रतिक्रिया सुनाए, अगर आवाज वो शायद अर्जुन सिंह का आपने चलाया, शायद मुझे लगा। बिल्कुल प्रसन्नजीत, लेकिन जो प्रतिक्रिया हमने सुनी उसमें सीधे तौर पर जो आरोप है वो ना सिर्फ पुलिस प्रशासन पर बल्कि राज्य की ममता सरकार पर भी वो आरोप है, लेकिन ये सच्चाई भी है कि इस तरह से गोली चलाया गया और गोली चलाने के कारण वैसे ही भाटपारा में काफी ये नाजुक जगह है और ये माने इस तरह की गोलीबारी के हिसाब से काफी नाजुक जगह है, लेकिन फिर भी आज के दिन इस तरह की रक्तपात मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। और ये मुझे पता नहीं कि आगे जाके इसका रिपरकेशन क्या होने वाला है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये जो जख्मी बीजेपी कार्यकर्ता है ये ठीक हो जाए। लेकिन जो घटना घटी है इसके बारे में सब लोग काफी चिंतित है और आतंकित भी है। बिल्कुल प्रसन्नजीत, और बताया ये जा रहा है कि जो फायरिंग की गई थी कहीं ना कहीं हत्या का ये पूरा प्रयास था, निशाना यहाँ पर उनको बनाया गया था। हाँ, ऐसा हमें भी पता लग रहा है। अभी धीरे धीरे डिटेल खबर आने लगे हैं, तो अगर पूरा आ जाए तो मैं डिटेल कर पाऊंगा। जी बिल्कुल प्रसन्नजीत, और जिस तरीके से लगातार आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि बंद के दौरान कहीं ना कहीं टीएमसी की जो गुंडाई है वो देखने को मिल सकती है और उसी की बानगी हम कह सकते हैं जो यहाँ नजर आ रही है कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया और उन पर हमला किया गया। हाँ बिल्कुल, इस तरह की निशाना बनाने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी की तरफ से, मैं एक भीड़ भाड़ मार्केट एरिया में हूँ, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे किसी तरह से जबरदस्ती किया जा रहा है। यहाँ पे जिस तरह से कल सुकांत मजूमदार ने कहे थे उसी तरह से लोगों से विनती किया जा रहा है और भीड़ तो है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसी बीच अगर इस तरह की गोली का मैं ये इस बारे में काफी चिंतित हूँ कि अभी भी ये खबर सबके पास नहीं पहुंचे है। अगर पहुंच जाए और पहुंच ही जाएगा अगले कुछ मिनटों में, वो काफी, आप जानते हैं कि इस तरह की खबर किस तरह से मेनी फोल्ड हो गए, मतलब कई तरह की इस सब जो विस्परिंग है विस्परिंग होने लगता है, जो होना जरूरी नहीं है, जो होना एकदम ठीक नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज पूरे दिन का शाम को 6 बजे तक स्थिति काबू में रहे। जी बिल्कुल, तो फिलहाल लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता जो हैं
उनको निशाना बनाया गया, 6 राउंड फायरिंग की जाती है, जिसके बाद जो कार्यकर्ता हैं वो नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। और इस हमले का जो आरोप है, जो 6 राउंड फायरिंग की गई है, वो टीएमसी पर लग रहा है। आपको बता दें, बंगाल बंद के दौरान भाटपारा में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं भाटपारा की, किस तरीके से उनको निशाना बनाया गया, गाड़ी पर हमला किया गया और उसके बाद नाजुक हालत में फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल के भाटपारा का ये पूरा मामला है, जहां पर टीएमसी पर ये आरोप लगाए हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की गई है, हमला किया गया है। और फिलहाल जो घायल कार्यकर्ता हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बताया यही जा रहा है कि वहां पर जो पुलिस प्रशासन है उस पर भी आरोप लगाया गया है बीजेपी द्वारा कि सब मिलीभगत है राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की, जिसके बाद इस तरह की जो स्थिति है वो सामने आई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और भाटपारा स्टेट जनरल अस्पताल जो है उसमें उनको भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले का जो आरोप है वो टीएमसी पर लगाया जा रहा है कि उन्होंने हमला किया। और जो बीजेपी की तरफ से अभी एक प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे, उसमें आरोप ये भी लगाया गया कि ये हमला नहीं बल्कि हत्या का प्रयास किया गया था, उनको निशाना बनाया गया था। साथ ही प्रसेनजीत, अगर देखा जाए जिस तरीके से इस तरह के जो मामला ये सामने आया है, कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो आवाज़ है उसको दबाया जाए और जो शांतिपूर्ण ढंग से आज शायद बंगाल बंद का आह्वान किया गया था उसको किसी भी तरह विफल करें। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार बताया जा रहा है कि बीजेपी को बॉडी मांगता है, बीजेपी रक्तपात चाहती है, ये दरअसल इसको घुमा देना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी तरह से अशांति फैलाकर और इस तरह की रक्तपात करके ममता बनर्जी जो जनता के आक्रोश को राजनीति के दायरे में नहीं ला पा रही है, तो उन्होंने इसे राजनीति के दायरे में लाने के लिए किसी भी नीचे तक जा सकती है। और इस तरह से अगर किसी बीजेपी समर्थक का जान लिया जाए तो बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा सकते हैं कि बीजेपी आज के बंद में दबाव डालने का और अशांति फैलाने का काम किया है और इसीलिए मजबूर होकर गोली चलाना पड़ा। इस तरह की किसी न किसी तरह से मैं जो सुबह से कह रहा हूँ मुकुल, प्लस भी होस्टर फॉर्मूला में ममता बनर्जी इनको डालने का कोशिश में है, क्योंकि उनके जिंदगी में राजनीति के अलावा जनता की आक्रोश, उन्होंने जो भी मिला, जो कुछ भी मिला, जनता की समर्थन मिला, लेकिन जनता की आक्रोश उनके सिलेबस में नहीं है। मैं बार बार इसी बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए पिछले 9 तारीख से आज 28 तारीख तक पूरे बंगाल की, पूरे देश की ऐसा स्थिति बन गया है और आखिर तक गोली चल गया है। ये काफी दुखद है, लेकिन मुझे लगता है, मैं जहां तक ममता बनर्जी को जानता हूं, ममता बनर्जी का सिलेबस की बाहर की जो सवाल है उस सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने उत्पटन कुछ भी जवाब लिखना शुरू कर दिया है अभी। जी बिल्कुल प्रसेनजीत, और सीधे तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि इससे पहले जो कार्यकर्ता हैं जो बंगाल बंद में शामिल थे, তিলোত্তমার বিচারের জন্য রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সবার সঙ্গে একসঙ্গে আমরা পথে নামবো। বিচার চাই, तिलोत्तमा का विचार चाहिए। जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस ने गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है, विचार चाहिए, विचार। तो जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ पे हिरासत में भी लिया जा रहा है। और ये जो प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आई कि किस तरीके से जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं खासतौर से उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ताज़ा मामला यही कि किस तरीके से भाटपारा में जो फायरिंग की जाती है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो घायल हो जाते हैं, फिलहाल नाजुक स्थिति में है। प्रसेनजीत, कई जगह से इस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं जो बंद के दौरान प्रदर्शन जो किया जा रहा था शांतिपूर्ण ढंग से, इनको पुलिस हिरासत में भी ले रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए कोई मतलब नहीं है हिरासत में लेने का, और मुश्किल इस बात की है कि इन लोगों को हिरासत, जैसे कल हुआ था
लोगों को हिरासत में लेकर कहाँ लिया जा रहा है, इसके बारे में परिवार को ना पता चल रहा है, ना किसी उनके तो जानने वाले या चाहने वाले को पता चल रहा है। कल जैसे शुभेंदु अधिकारी अगर सोशल मीडिया एक्स पर ना अपना इस 4 लोगों की गायब होने का आशंका जताते, तो पुलिस की तरफ से भी इसका जवाब नहीं आता कि ये लोगों को हिरासत में लिया गया है, फलाने जगह पे भेजा गया है, वो भी 10-12 घंटे के बाद। तो ये काफी चिंताजनक बात है। ये अगर मामूली सा हिरासत में लेके पीआर बॉन्ड जो हम जानते हैं, पर्सनल रिलीज बॉन्ड, पीआर बॉन्ड में अगर छोड़ा जाए तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से बीजेपी की जो लीगल सेल है वो भी शायद इसी में लगे हुए हैं कि कहाँ किसको लेके जा रहा है और उसको किस तरह से छुड़वाया जाए। मुकुल जी बिल्कुल प्रसन्नजीत, आप लगातार नज़र बनाए रखिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपसे हम यहाँ आगे लेंगे। और इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से बंगाल बंद का आह्वान किया गया था और इस बंद का सुबह से लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसका व्यापक असर जो है वो नज़र आ रहा था। अलग अलग ज़िलों की अगर बात की जाए, अलग अलग इलाकों की अगर बात की जाए, लेकिन भाटपारा से ये बड़ी खबर सामने आई जहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उसको निशाना बनाया गया। गोलीबारी की जो घटना है वो यहाँ से सामने आई है। 6 राउंड फायरिंग जो है वो की गई है और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उस पर फायरिंग हुई, जिसके बाद घायल कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरे हमले का जो आरोप है वो टीएमसी पर लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ नहीं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से, उनको हिरासत में लिया गया है और उसके बाद उनको ये जानकारी भी नहीं दी जा रही कि उनको कहाँ भेजा जाएगा। आंदोलन चलছে, আমাদের আন্দোলন চলবে। আমাদের এই আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে আমাদের এই আন্দোলনকে আটকাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু पुलिस हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। हमारा आंदोलन और बंद आज सफल हुआ। बंद में कोई जनता रोड पे नहीं निकला। बस में खाली है। इसीलिए मैं समझता हूँ आज का ये बंद जो है ये सफल है। इस बंद को सार्थक है। इस बंद के खिलाफ आज तृणमूल कांग्रेस बहुत सारे कोशिश किया। तृणमूल कांग्रेस এই বন্ধকে রোখার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভাষা চালাতে बंदे हम लोग किसी का खिलाफ है, इसका खिलाफ है। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ाई करेंगे। तो जाहिर तौर पर आपने सुना जो लगातार उनको हिरासत में लिया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं को। उनका कहना यही कि जो पुलिस है वो रुक नहीं पाएगी और सुबह से एक सफल बंद जो है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार का जो दबाव है वो देखने को मिल रहा है, जिस वजह से पुलिस उनके इशारों पर ही लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। और ख़ासतौर से ये जो पूरी घटना है भाटपारा से सामने आई है, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता पर गोलियाँ चलाई गई हैं, 6 राउंड फायरिंग हुई है जिसमें वो घायल हुए हैं, फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, नाजुक हालत उनकी बताई जा रही है। और उसके साथ साथ दूसरी जगहों से भी जो लगातार बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है जबरन। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी आपने देखा किस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया है। और ख़ासतौर से यहाँ अब जो आरोप है या देखा जाए इस पूरे मामले में टीएमसी जो है एक बार फिर से घिरती हुई नज़र आ रही है। आरोप लगाया गया है कि टीएमसी के जो कथित गुंडे हैं उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की है। 6 राउंड कुल फायरिंग की गई है जिसमें जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं, निशाना उनको बनाया गया। और बीजेपी की तरफ से ये भी बयान दिया गया, जो दूसरे कार्यकर्ता थे उनका ये भी कहना था कि हत्या का प्रयास किया गया था। ये फिलहाल उनकी नाजुक हालत है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बंगाल बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की गई है। लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से भाटपारा की ये खबर है जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, 6 राउंड फायरिंग उन पर की जाती है। और उसके बाद पुलिस अभी भी खाली हाथ है कि आखिर अभी तक जो पुलिस है वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बंद के दौरान आखिर किस तरीके से
जो फायरिंग है वो की गई और आखिर क्यों जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको निशाना बनाया गया, ये कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और ख़ासतौर से अब जो टीएमसी है वो भी घिरती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से लगातार जो यहाँ कार्यकर्ता जो थे उनका भी कहना था कि अब जो टीएमसी है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो लगातार दबाव में आ रही है और उसी वजह से इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही है। कल भी हमने देखा था किस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रदर्शन किया जा रहा था उस पर कहीं ना कहीं लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। और हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए क्योंकि जिस तरीके की स्थिति अब वहाँ बनी हुई है, लगातार आप सुबह से कवर कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं कि जो बंद का असर है किस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो पुलिस की तैनाती है वो अब बढ़ा दी गई है, प्रशासन को मुस्तैद किया गया है और ख़ासतौर से जो यहाँ पे जिनको हिरासत में लिया गया है प्रदर्शनकारी, उनका कहना यही कि जो बसें हैं वो खाली थीं, जो लोग हैं वो घरों से नहीं निकले हैं, जो बंद है उसमें अपना एक तरीके से वो सहयोग दे रहे हैं और अब कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में लिया जा रहा है। मुकुल, देखिए सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि 2 लोग घायल हुए हैं जी। एक लोग नहीं, 2 लोग घायल हुए हैं भाटपारा में और वहां पे स्थिति काफी गंभीर है। लेकिन फिर भी मैं भाटपारा से इधर आके अगर आपको दिखाऊं, मैं वीआईपी रोड में हूं। ये वीआईपी रोड मेरे सामने से सिर्फ 3 से 3.5 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है और देख पा रहा है कि यहाँ पे बीजेपी का जो समर्थक है वो सिर्फ प्रदर्शन में लगे हुए हैं, वो अपना बातें रख रहे हैं और इसके अलावा किसी तरह का कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन पुलिस का इंतजाम आप देख सकते हैं, पुलिस का इंतजाम यहाँ पे जिस तरह से किया गया है, मैंने जो बार बार पिछले 14 तारीख से मैं बता रहा हूँ कि पुलिस का इंतजाम अगर इसी तरह से आरजीकर हॉस्पिटल में 14 तारीख रात को 12:20 पे होता तो मेरे ख्याल से आज की जो घटना है, जिस तरह से ये स्पाइरली लोगों की मन में आक्रोश पैदा कर दिया है, जो अब पुलिस जितना भी सफाई दे, पुलिस और ममता बनर्जी जितना भी सफाई दे, लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर इस तरह की पुलिस का इंतजाम उस दिन होता तो गुंडों को वहां पे रोका जा सकता था। गेट के पहले ही वो लोग आरजी कौर के ऊपर और वहां पे प्रदर्शन दिखाने वाले डॉक्टर के ऊपर आक्रमण। जी, पश्चिम बंगाल में जैसा राज चल रहा है वो शैरतांत्रिक राज, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आवाज और उस आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग आज 12 घंटा का बंद बुलाया। टीएमसी ने कहा कि कोई बंद नहीं होगा, कोई शटडाउन नहीं होगा। बंद तो हो रहा है, आप देखिए जनता नहीं निकले, कुछ बसेस चल रहा है लेकिन उसमें कोई पब्लिक नहीं है। इस समय ऑफिस का टाइम है लेकिन आप देखिए बस में सीट पूरा खाली है, बस में सीट खाली है, बैठने के लिए पूरा जगह है। इसलिए जनता इस बंद को समर्थन किया। तृणमूल को समझना चाहिए इस बंद का साथ जनता जुड़ गया, इसीलिए अभी भी तृणमूल सबक सीखे और ममता बनर्जी त्याग पत्र दे दे। उनका त्याग पत्रों का मांग को लेके हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। तो लगातार बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं कि जो बंद था वो एक तरीके से सफल नज़र आ रहा है। जो जन भागीदारी की अगर बात की जाए, लोग जो हैं इस बंद से जुड़ रहे हैं क्योंकि न्याय की मांग हर कोई कर रहा है, ना सिर्फ उस बेटी के लिए जिसने अपनी जान गंवाई, बल्कि अब जो जनता है वो लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। प्रसन्नजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, हमने देखा था कि किस तरीके से लॉकेट चटर्जी को हमने यहाँ सुना था, जिनको हिरासत में लिया गया था, उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि सिर्फ हिरासत में लिया जा रहा है, वो भी जबरन, कहाँ लेके जाएंगे ये नहीं पता, और कोशिश यही है कि जो बंद है इसको किस तरीके से विफल हम कर सकते हैं क्योंकि अब जनता का साथ मिल रहा है। हाँ, देखिए मैं जो कह रहा था कि 2011 में अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद अचानक, देखिए बंद कोई ठीक बात नहीं है, जो डेली वेजर है या कुछ भी है, बंद कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र की एक हथियार है। तो इस लोकतंत्र के हथियार को 2001 से 2011 तक मुझे याद है कि ममता बनर्जी कम से कम 10 से 12 बार इस हथियार को इस्तेमाल किए हैं और सिर्फ इस्तेमाल नहीं किए हैं, लोगों के ऊपर आक्रमण किए हैं,
गुंडागर्दी किया है, दुकानदारों को जबरदस्ती दुकान बंद करने के लिए मजबूर किया है, बस ऑपरेटर को जबरदस्ती बस बंद करने के लिए मजबूर किया है। लेकिन 2011 में उनका सादगी फिर वापस आया। वो सरकार बनाने के बाद अचानक ये बोलने लगी, अचानक उनको लगा कि देश में सिर्फ वही मुख्यमंत्री है, बाकी कोई राजनीतिक दल नहीं है, बाकी कोई ऑपोजिशन नहीं है, किसी ने लोकतंत्र के उपाय से कोई आंदोलन नहीं करेंगे तो बंद ठीक नहीं है, बंद नहीं करने देंगे हम। तो ठीक है, बंद नहीं करने देंगे। लेकिन अब बंगाल की जो स्थिति है आरजी कर के बाद, क्या करेंगे लोग? जो अपोजिशन है उन्हें तो लोकतांत्रिक उपाय तो अपनाना ही पड़ेगा। इसीलिए आज बीजेपी ने ये लोकतांत्रिक उपाय अपनाया है और लोगों ने साथ दिए हैं। और इस तरह की जो बैरिकेटिंग है, इस तरह की जो स्लोगन देने वाले काम है बीजेपी की तरफ से वो किया जा रहा है। मुकुल जी बिल्कुल, साथ ही प्रसन्नजीत बताया जा रहा है कि अभी तक ये जो जिस तरीके से 6 राउंड गोलियां चलाई गई, 3 इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत जो है नाजुक बनी हुई है। और साथ ही साथ और भी जो दूसरे इलाके हैं उनसे किस तरह की खबरें अब निकल कर आ रही हैं? देखिए, कई जगह पे ऐसा खबर है कि इसी तरह से इन लोगों ने देखिए एक छोटा सा रैली निकाले है। मैं अगर दिखा दूं, मेरे कैमरा पर्सन दिखा दे रहा है। यहाँ पे फॉर्मर मंत्री और ये देवश्री चौधरी उनके इस रैली में है। देवश्री चौधरी यहाँ पे रहती है, जो पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद हुआ करती थी। वो देवश्री चौधरी हाथ लगा के विनती करके, मेरे ख्याल से अगर कैमरा को हम स्टैंड से खोल पाते तो हम थोड़ा सा दिखा पाएंगे। बिल्कुल प्रसन्नजीत, लेकिन उससे पहले दर्शकों को हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो हमला है वो किया गया है। और सीधे तौर पर देखिए हमला तो यहाँ पे 2 चीजें देख लीजिए। एक तरफ यहाँ पे किस तरह से बीजेपी का कद्दावर नेता देवश्री चौधरी, उन्होंने हाथ जोड़ करके लोगों को ये थोड़ा सा विनती कर रहा है कि आप अगर इस बंद में शामिल हो जाए, एक तरफ। दूसरी तरफ आप जो भाटपाड़ा की बात कह रहे हैं, वहां पे गोली चल गया है, 3 लोग घायल है। ये काफी गंभीर बात है और एक की स्थिति नाजुक बना हुआ है, जो और भी गंभीर है। मैं ऊपर वाला से दुआ करता हूं कि कुछ ना हो जाए, क्योंकि देखिए मैं एक पत्रकार के नाते बता रहा हूं, मैं पब्लिक मूड समझता हूं, मैं जनता की आक्रोश समझता हूं। अगर इस तरह से कुछ गलत खबर आ जाए तो उस वक्त ये जो चुने हुए गिने हुए पुलिस है, इनके लिए मुश्किल हो जाएगा स्थिति को काबू में लाना, क्योंकि पूरा पश्चिम बंगाल आज रास्ते पे है। और आज की बंद को सफल करने के लिए, आज की बंद में शामिल होने के लिए एक तरह से विनती किया जा रहा है। उसी बीच में अगर इस तरह की दुर्घटना की खबर, इस तरह की भयंकर घटना की खबर आ जाए, लोगों तक पहुंच जाए, तो काफी चिंता की बात है। मुकुल जी प्रसन्नजीत, और जिस तरीके का जो बवाल अब देखने को मिल रहा है बंगाल में, बंद का आह्वान किया गया था शांतिपूर्ण, लेकिन जिस तरीके से जो टीएमसी के कथित गुंडई अगर कही जाए, क्योंकि हम अपने दर्शकों को एक तस्वीर साथ ही साथ दिखा भी रहे हैं कि कैसे जो हमला है वो कार्यकर्ताओं पर किया गया। और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब जनता साथ दे रही है, अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर गोली किसने चलाई, या अगर गोली चलाई गई वो फिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती है, या पुलिस जो है उस वक्त कहाँ मौजूद थी, जो लगातार अब इतनी भारी संख्या में नजर आ रही है कि जो प्रदर्शन है उसको किस तरीके से रोका जाए, या जो लोग कल भी हमने देखा था कैसे जो लाठियां भांजी गई थी, लेकिन जब गोली भी चल जाती है, एक जो कार्यकर्ता है वो नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती है, उसके बावजूद भी वहां पर पुलिस जो है कुछ कहने से कतरा रही है। नहीं, देखिए मुकुल, ये एक अलग तरीका बन गया है अभी तृणमूल का परिस्थिति को जटिल करने के लिए, परिस्थिति को हिंसक तक करने के लिए। पहले पुलिस के मदद से सारे कुछ दबाया गया है। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। मुझे बात करना है सबसे, प्लीज मुझे बात करना है। तो लगातार इस मामले में अगर देखा जाए कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से जो अलग अलग नेता हैं वो अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। प्रसन्नजीत, आप लगातार हमें बता रहे हैं कि जो स्थितियां बनी हुई हैं, क्या माना जाए कि और स्थिति जो है वो और यहाँ बिगड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं कि कितनी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी तैनाती कर दी गई है। हाँ, बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। मैं
वैसे पत्रकारिता करते हुए और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में पत्रकारिता करते हुए मैं उस्काने की बात नहीं कर रहा हूं और उस्काने का कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, एकदम उससे दूर रहता हूं, लेकिन हकीकत बयां करता हूं कि जो स्थिति बने हुए है वो स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा स्थिति होना नहीं चाहिए था और ये गोलीबारी नहीं होना चाहिए था। बीजेपी की तरफ से अब तक किसी के ऊपर किसी तरह के आक्रमण नहीं किया गया, किसी जगह पे पत्थर या ईंटा का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी गोली चल गया है। ये नहीं होनी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि स्थिति काबू में रहे, लेकिन फिलहाल स्थिति काफी नाजुक है। मुकुल जी बिल्कुल प्रसेनजीत, स्थिति जो है बेहद नाजुक बनी हुई है और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, अपने दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे गाड़ी में जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए हैं और बाहर से उन पर गोलीबारी की जाती है, 6 राउंड फायरिंग हुई है। लेकिन प्रसेनजीत, क्या माना जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार जो है वो घबराई हुई नजर आ रही है। जैसा आपने भी कहा कि अब से पहले इस तरह का उन्होंने शायद दृश्य नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा कि जनता कितने आक्रोश में है और अब उसी वजह से एक घबराहट उनकी नजर आ रही है। देखिए, ममता बनर्जी के लिए इसीलिए मुश्किल है कि उन्होंने पुलिस स्टेट चलाना शुरू कर दिया। पुलिस स्टेट, मेरे ख्याल से हमारे सारे दर्शक समझते हैं पुलिस स्टेट किसको कहते हैं। उनके सलाहकार है कुछ आईपीएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स ट्रिगर हैप्पी है, ट्रिगर हैप्पी जो हम बोलते हैं। उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, उनको जनता की आक्रोश से कोई मतलब नहीं है। उनको एक ही मतलब है कि हमारे नेता या हमारे जो ट्रांसफर करने वाले या मुझे प्राइज पोस्टिंग देने वाले, ये चीफ मिनिस्टर है, ये होम मिनिस्टर है, इनको खुश रखो, भाड़ में जाए पश्चिम बंगाल, भाड़ में जाए कोई बाकी जगह। तो ये जो पुलिस स्टेट बन गया है पश्चिम बंगाल, ये पुलिस स्टेट होने के कारण इसी तरह की घटना है। इसमें किसी तरह की मरम्मती का कोई कोशिश नहीं है, ऊपर से इसके ऊपर निमक छड़ने का कोशिश किया जा रहा है। मुकुल जी बिल्कुल, और खासतौर से प्रसेनजीत, लगातार जो हिंसा की खबरें हैं वो पश्चिम बंगाल से आई हैं, फिर चाहे चुनावी हिंसा की बात की जाए या शांतिपूर्ण ढंग से अगर प्रदर्शन हो रहा है तब भी हिंसा, और आज जिस तरीके से पूरा मामला आया है, जो गोलीबारी है वो की जाती है, यानी सारी हदें अब पार करती हुई नजर आ रही है सरकार, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं। एकदम हदें पार करना, और मैं एक बार बंगाल से आपकी दिल्ली तक पहुंच जाऊं, जो रेड बुक दिखाकर लोकतंत्र खतरे में है इतना दिन तक बताते रहते हैं, और जो रायबरेली जाके उनको अगर कोलकाता के आरजीकर के बारे में पूछा जाता है तो उनका जवाब है कि आप नजर हटाने की कोशिश कर रहे हैं रायबरेली से। तो मुझे पूछना है उन सारे लोगों से कि ये बंगाल की स्थिति है, हम आम जनता है, आपको क्या कहना है? क्या आप भारत भ्रमण में निकलकर फिर मणिपुर चले जाएंगे, फिर उन्नाव या हथरस चले जाएंगे? कहां है आप, कहां है आपकी स्टेटमेंट? जी बिल्कुल प्रसेनजीत, और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो जनता है, आम जनता, उसको डराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे शायद इस मुद्दे से जो जनता है दूर हो जाए या उसको भटकाया जा सके। प्रसेनजीत, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, गोलीबारी जो है वो की जा रही है, कल भी लाठियां भांजी गई थी, तो जनता को डराने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है कि जिससे जो जनता है वो उस पूरे मामले से दूरी बना सके, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि आज बंगाल बंद का आह्वान किया गया था और उसका व्यापक असर भी हमें देखने को मिला, और साथ ही वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं जब खासतौर से रूपाली गांगुली क्या कुछ कह रही हैं, आइए স্লোগানকেও বিশ্বাস করি না আমি, জোর জবরদস্তি করে কারোর উপরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়াতে বিশ্বাস করি না। আমার বক্তব্য যে আমার কালকে খুব কষ্ট হয়েছে বাচ্চাটা যখন দেখলাম যে ওকে অ্যারেস্ট করে নিল, সায়নকে। আরে ভাই, ওর দোষটা কি? ওকে তো প্রেস কনফারেন্স শুনলেই আপনারা বুঝতে পারবেন ও একটা সিম্পল ছেলে, ও কিন্তু রাজনৈতিক কোনো মানে সংগঠন চালাবার মতন কোনো মানে নেই, ক্ষমতা নেই। ও একটা ওকে ওর প্রেস কনফারেন্সে শুনলেই পাওয়া যায়, ও বারবার বলেছে, নবান্ন অভিযানে ও বারবার বলেছে জনসাধারণকে ডাক দিচ্ছি আপনারা কিন্তু প্লিজ, আমরা নবান্নতে কাছে গেলেও আমরা ঢুকবো না, কোনোভাবে আমরা কোনো কিছু করবো না, আমরা ভাঙতে আসিনি, আমরা গড়তে এসেছি। ওই ছেলেটা বারবার করে বলেছে, তাও তাকে রাত্রেবেলা অ্যারেস্ট করলো কেন? তৃণমূল সরকারের আজকে একটা কর্মসূচি আছে এবং তারা বলছেন যে সেটা জেনে শুনে বিজেপি আজকে বন্ধ দেখেছে, ওরা যাতে মানে ভেস্তে দেওয়া যায়, কিন্তু এই বন্ধে বেআইনি।
দেখুন বন্ধকে ব্যক্তিগতভাবে তো আমরাই মানে মন থেকে তো আমরাই সাপোর্ট করি না, বহুদিন বলেছি বন্ধ কোনো ভালো লক্ষণ নয়, কিন্তু এইভাবে দিনের পর দিন এই অত্যাচার কেন চলবে পশ্চিমবঙ্গে? কেন চলবে? আমরা কোনো এনজিও নই, আমরা একটা রাজনৈতিক বিরোধী সবচেয়ে বড় ক্ষমতাবান বিরোধী রাজনৈতিক দল এই রাজ্যে। তো আমরা আমাদের মতন করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবো। তাতে যারা আসতে পারবেন বন্ধে, তারা মনে করেছেন বহু মানুষ আছে বাড়িতে। আমি যে রাস্তা দিয়ে এসেছি, রাস্তাটা সকাল 10টার সময় অত ফাঁকাই থাকে না। আমার টালিগঞ্জের কাছে মধ্যে 7 মিনিট লেগেছে, এত ফাঁকা রাস্তা। কিছু বাইক আছে। বাড়ির ভেতরে পুলিশ ঢুকে গেছে এই মুহূর্তে তাকে গ্রেফতার করার জন্য। শ্রমিক ভট্টাচার্যকে তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে, গ্রেফতার করা হয়েছে। লকেট চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয়েছে। আপনি আসার সঙ্গে সঙ্গেই গো ব্যাক স্লোগান, কোন পথে যাচ্ছে আজকে? ওরা মারবে ধরবে বলে অপেক্ষা করে আছে, গুলিও তো চালিয়েছে, মারধরের জন্য অপেক্ষা করে আছে। আর পুলিশ ওদের কাছে একটা বড় অস্ত্র, পুলিশ দিয়ে মারধর করায়। পুলিশের মার খেয়েছেন এখানে অনেকেই আছেন বোধহয় যারা পুলিশের মার খেয়েছেন, যারা একবার এই মমতা পুলিশের মারটা খেয়েছেন না, তারা জানেন আমি খেয়েছি। চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে 25 থেকে 40 জন টিএমসির গুন্ডা সহ পুলিশ ওসি, হারুট পয়েন্ট থানার ওসি ডায়মন্ড হারবারে মাটিতে ফেলে 40 মিনিট ধরে রাস্তা বন্ধ করে মেরেছে আমাকে। মাল্টিপল ব্রেন হ্যামারেজ হয়েছে আমার, আমি ভুলিনি। পুলিশের মার যারা খেয়েছে তারা কেউ ভোলেনি। কিন্তু আমি আশা করেছিলাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বলেছিলেন যে হ্যাঁ আমি পুলিশের মার খেয়েছি, এবং উনি বলেছিলেন যে বদলা নেব না, আমরা বদল চাই। কই কই আপনার স্লোগান? বদলা নয় বদল চাই, কই আপনার স্লোগান? আপনি নিজেই আজকে বদলা নিচ্ছেন। কেন বদলা নিচ্ছেন? নির্লজ্জ মহিলা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী। একটা মেয়ে 36 ঘন্টা ডিউটি করার পর হাসপাতালে তারই লোকজন দ্বারা তাকে মারা হয়েছে। এটা স্কেপগোট দাঁড় করে দিল। স্লোগান দিচ্ছে দিক না, ওরা স্লোগান দিচ্ছে দিক। আমি তো এখানেই দাঁড়িয়ে আছি, আমি তো আরো হাঁটবো। হ্যাঁ, ওরা তো টিএমসি বোঝাই যাচ্ছে, গোব্যাক বলছেন, বোঝাই যাচ্ছে টিএমসি হবে। ওনার কথা রেকর্ড করুন না, ওর মতো ওরা বলে যাচ্ছে, বলে যাক, আমি আমার কাজ করি। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं बीजेपी की तरफ से वो सामने आ रही हैं और सीधे तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से लगातार हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बंगाल की अगर बात की जाए, फिलहाल यहाँ पर आज बंद का जो आह्वान है वो किया गया था। और ऐसे में अगर देखा जाए, क्योंकि जो बीजेपी के अलग अलग तमाम जो नेता हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है वो भी निकल कर आ रही है कि आखिर हम बने हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।